सोसाइटी में ये भी है ना, गवर्नमेंट जॉब तो एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है, तो बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं। और सिविल सर्विसेज तो ऐसा है कि इसमें अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली ना प्रिपरेशन, कहीं ना कहीं आप लाइफ में सेटल हो ही जाओगे। ट्वेल्थ में और किसी के परसेंट कम है तो वो भी मत ज़्यादा दुख दिल पे में लेना। मेरे 62% थे ट्वेल्थ में, और वो भी तब थे जब मैंने एक सब्जेक्ट ड्राइंग ले रखा था ताकि पास हो जाऊँ, और उसमें मेरे 100 में से 94 हैं। अब उसमें अगर मेरे 40 नंबर आ जाते तो अब सोच लीजिए मेरे कितने परसेंट आते। तो परसेंटेज को इतना दिल पे मत लीजिएगा, आप यहाँ आगे प्रिपरेशन जो करोगे वो एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होगी और वो ही मैटर करेगी। पहले मेरे को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट सर्विस लगना तो वो वही बात महाभारत है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। पहले कहाँ इंडिया खेलने की सोच रहे थे और 40,000 की नौकरी पे आके अटकना वो अंदर से अच्छा नहीं लगा, तो सोचा कि चलो कुछ अच्छा करते हैं। तब सिविल सर्विसेज का सोचा कि एक बार अच्छे से कंपटीशन में आकर देखते हैं। इसमें आप शादी ब्याह छोड़ दीजिए कि बिना भी होते रहेंगे, जाओगे तो आपकी नहीं होगी, है ना, तो इससे अच्छा एक बार छोड़ ही देते हैं। जिस दिन इस लिस्ट में नाम आएगा ना, आपको लगेगा कि वर्थ इट था। नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग, और प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्रीलिम्स दिया आप लोगों ने? किसी ने भी नहीं दिया? कैसा रहा? ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पेपर था, है ना, और इस पेपर को लेकर डिमोटिवेटेड नहीं रहना है। अच्छा पेपर था। जो जिन्होंने मेंस दिया है, जिनका सिलेक्शन हुआ, उनको भी चैलेंजेस फेस हुए इस पेपर में, तो ऐसा मत समझिएगा कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी हुआ। अभी टाइम है आपकी प्रिपरेशन में, करिए अच्छे से, टारगेट करिए, और एक ऐसा मत रखिएगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट दूंगी फिर देखूंगी कैसा गया फर्स्ट अटैम्प्ट, उसके बेसिस पे आगे प्रिपरेशन करेंगे, है ना। ये इस सर्विस में वो एक विशियस साइकिल भी बताते हैं ना, तो उससे बचने की कोशिश करिएगा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट को बहुत अच्छे से टारगेट करके चलिए कि मुझे इसी में ही करना है ना, और मुश्किल नहीं है करना, है ना। तो सबसे पहले तो धन्यवाद इकरा आईएएस को यहाँ बुलाने के लिए, सर को। और इकरा मेरी जर्नी का पार्ट रहे हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में था मैं इकरा आईएएस के, तो वहाँ से मुझे अच्छी गाइडेंस मिली और इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स बने उसके बेसिस पे। सबसे पहले तो कहाँ से शुरू किया जाए? खुद से ही किया जाए, है ना। तो मेरी ग्रेजुएशन हुई है सीकर से ही। मेरी प्रिपरेशन भी मैंने मेरे घर से ही करी है, कोचिंग मैंने प्रिपरेशन के लिए नहीं करी थी, क्योंकि मेरी जर्नी में पहले एक फेस अलग था कि मैं दूसरे करियर में था। मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ 3 बार का क्रिकेट से, अंडर 19 और अंडर 23 खेला है मैंने राजस्थान के लिए। और उसके लिए मैंने 12th के बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 12th में 2015 में हो गई थी। उसके बाद में मुझे उस करियर की तरफ फोकस करना था, तो डाइवर्जन नहीं चाहिए था मुझे, मैं फोकस था मेरी चीज़ को लेकर, तो मैंने पढ़ाई छोड़ी और ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं किया। बाद में 2018 में कोई मेरा हमारे घुटने में ACL लिगामेंट होता है, उसकी इंजरी थी, वो मुझे अभी भी है, तो उसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ना पड़ा मुझे। तो मैंने वापस पढ़ना चालू किया। पहले ये था कि कोई नौकरी मिल जाए, है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है लाइफ में, और जिस करियर के लिए जिस करियर की तरफ जा रहे थे वो सब ख़त्म हो चुका था। तो शुरू में कंपटीशन के एग्जाम्स दिए, अच्छे से पढ़ाई करी। वो एक हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में ये भी है ना, गवर्नमेंट जॉब तो एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है ना, तो बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और ये सब बोलने की बातें हैं, जो प्रिपरेशन ढंग से नहीं करते हैं वो सब जब सिलेक्शन नहीं होता है तो ये बोलते रहते हैं। और भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हमें लगता है कि सही में एवरेस्ट के बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से मेहनत करोगे, है ना, मन लगाकर, तो आप फॉर श्योर कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा ही होगा। और सिविल सर्विसेज तो ऐसा है कि इसमें अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली ना प्रिपरेशन, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में सेटल हो ही जाओगे। इसका कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी और मैं सेटल नहीं हुआ। इसी के साथ में मैंने असिस्टेंट कमांडेंट की इस साल एग्जाम दी थी, सब कुछ बहुत ईजिली हो गया, और उसके लिए मैंने कोई एक दिन अलग से नहीं देना पड़ा। सिविल सर्विसेज की अच्छे से करोगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, है ना। बस कुछ चीज़ें होती हैं इसमें इशू, जैसा मैंने एक मेंशन किया विशियस साइकिल, उससे बचने की कोशिश करना। इसमें उलझ के रह जाओगे तो फिर वो कभी प्रीलिम्स पास होगा, कभी मेंस होगा, कभी फिर प्रीलिम्स नहीं होगा, उसमें अटक अटक के सारे अटैम्प्ट पूरे हो जाते हैं, है ना। तो अच्छे से स्पेसिफिकली चीज़ों को टारगेट करिए, खुद को प्रिसाइज रखिए, है ना। तो वापस मेरी स्टोरी पर सर ने बताया वैसे कि 12th मेरी 2015 में हुई, और 12th में और किसी के परसेंट कम है तो वो भी मत ज़्यादा दुख दिल पे में लेना। मेरे 62% थे 12th में, और वो भी तब थे जब मैंने एक सब्जेक्ट ड्राइंग ले रखा था ताकि पास हो जाऊँ, और उसमें मेरे 100 में से 94 हैं। अब उसमें अगर मेरे 40 नंबर आ जाते तो अब सोच लीजिए मेरे कितने परसेंट आते। ग्रेजुएशन में मेरी 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसमें मेरे 50% हैं, 50 पॉइंट कुछ हैं, है ना। तो परसेंटेज को इतना दिल पे मत लीजिएगा, आप यहाँ आगे प्रिपरेशन जो करोगे वो एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होगी और वो ही मैटर करेगी, है ना। तो जैसे मेरे साथ बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बैठे हैं, ये IIT बॉम्बे से IIT किए हुए हैं, है ना। मुझे तो IIT की फुल फॉर्म पूछे पहले तो वो नहीं पता थी, है ना। तो सब चलता है। अब यहाँ जो पढ़ोगे उसके बेसिस पे आपका आगे करियर तय होना है, और रिलैक्स रहिए। फिर 2018 से मैंने प्रिपरेशन चालू करी, ग्रेजुएशन फिर शुरू करी कि चलो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं।
और साथ में कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स दी। शुरू शुरू में एक दो एग्ज़ाम्स फेल हो गए, एयरफोर्स वगैरह रेलवे की वो फेल हो गए। फिर मैं 3-4 एग्ज़ाम लगातार ही लग गया 2019 लास्ट तक। एक कोई एसएससी जीडी की लगा, कांस्टेबल की आती है वो, 2018 की वैकेंसी थी ना, दी होगी कई लोगों ने, हाँ। और उसके बाद में एक थी कोई डीआरडीओ में सिक्योरिटी असिस्टेंट की, वो लगा। एक सीबीएसई में लगा। तो फिर ऐसा उस टाइम वो क्या, वो फेस ऐसा था कि उसमें मेरे को एक चीज़ समझ आई। पहले मेरे को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट सर्विस लगना तो वो वही बात महाभारत है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो वो जब एग्ज़ाम्स क्लियर हुई तो मेरे को लगा यार इतना भी नहीं है जितना बता रखा था, और मैंने तो कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं किया, फिर भी हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब भी विश्वास हुआ कि हाँ हम भी कर सकते हैं, है ना। फिर इसका सिविल सर्विसेज का सोचा कि वो पहले कहाँ इंडिया खेलने की सोच रहे थे और 40,000 की नौकरी पे आके अटकना वो अंदर से अच्छा नहीं लगा, तो सोचा कि चलो कुछ अच्छा करते हैं। तब सिविल सर्विसेज का सोचा कि एक बार अच्छे से कंपटीशन में आकर देखते हैं इसमें। तो 2020 में मैंने मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करी। ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम वगैरह देकर, सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम थी 2020 में मार्च के आसपास, वो देकर तो शुरू में चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। फिर बात आई कि कोचिंग करते हैं नहीं करते हैं, पर बेसिकली पढ़ाई छोड़े हुए मैंने 10th के बाद में क्लासेस ली नहीं है। 11th-12th भी मेरी ऐसे ही हैं, स्कूल में नहीं गया था मैं, है ना, क्योंकि खेलता था तो मुझे स्पोर्ट्स कोटे की वजह से एग्जामेशन मिल जाती थी स्कूल से। तो अब कोई टीचर पढ़ाता, वो चीज़ें मेरे समझ आ नहीं रही थी चीज़ें, तो मैंने सोचा चलो खुद ही करते हैं। तो मैंने मेरे घर से ही की। घर भी मेरा गाँव में है, सीकर से 15 किलोमीटर दूर, सीकर राजस्थान से। और प्रिपरेशन की एक तो स्ट्रेटजी अच्छी बनाई कि पहली बात तो मैंने एक क्लियर विज़न ये रखा, मैंने ये नहीं सोचा कि फर्स्ट अटैम्प्ट दे के देखता हूँ फिर क्या होगा। मैंने रखा कि नहीं, मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट ही करना है ना। और उस टाइम शायद जून 2021 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होना था, और जून 2020 के आसपास मैंने सीरियस प्रिपरेशन चालू करी। मैंने 4 महीने ऑप्शनल के रखे। सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, सब बोलते हैं कि 6 महीने ऑप्शनल में लग जाते हैं, तो पर मेरे को ये था कि अगर 6 महीने लोगों को लग रहे हैं तो मैं 4 महीने में कैसे भी करके कर लूँगा, है ना। ये सिलेक्शन होने के बाद की बातें नहीं है कि मैं बाद में बोल रहा हूँ। जो थी मेरी चीज़ लाइफ में चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो वो 4 महीने फिक्स रखे, और फिक्स 4 महीने मैंने ऑप्शनल का मेरा सब्जेक्ट जो सिलेबस था वो कंप्लीट किया। फिर 4 महीने जीएस के रखे, 4 महीने में वो कंप्लीट किया। इसमें फरवरी 2021 आ गया। फिर मैंने 1 महीना थोड़ा सा आंसर राइटिंग के लिए दिया, ताकि मेरे को ये था कि प्रीलिम्स से पहले थोड़ा मेंस रेडी हो जाए, तो मेंस निकल जाए फिर अच्छे से, है ना। फिर वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए तो मेरे को और अच्छा टाइम मिल गया। मैंने मेंस के पेपर भी लिख लिए, प्रीलिम्स के पेपर भी अच्छे खासे दिए। एक यहाँ मैं मेंशन करूँगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेबस अगर 70-80% भी हुआ है, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट अच्छे से दे लिए हैं, और सिर्फ मॉक टेस्ट देना वो नहीं होता है। जिनसे मेरे अभी कांटेक्ट में थे उनसे बात हुई, तो लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देकर मॉक टेस्ट को रख देते हैं कि ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं कि जो गलत क्वेश्चन हुए थे उनको देख लिया कि क्यों गलत हुए थे। ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट के साथ में आप बहुत स्पेसिफिक होइए, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि कोई क्वेश्चन मेरा सही था, तो जब मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था उस टाइम मेरे दिमाग में अप्रोच क्या चल रही थी, और मेरी अप्रोच सही थी कि नहीं थी। कई बार तुक्के से भी तो होते हैं ना, और तुक्के से होते ही हैं। इस एग्ज़ाम में सब कुछ किसी को नहीं आता है ना। और मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी लिमिटेड थी, कोई मैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, है ना। तो कोई क्वेश्चन सही था तो वो क्यों सही था, और जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरी अप्रोच क्या चल रही थी उसको अटेम्प्ट करते टाइम पे, और कोई क्वेश्चन गलत था तो क्यों गलत था, और उस टाइम मेरी अप्रोच क्या चल रही थी। मेरे दिमाग में चलता है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कि इंटरप्रिटेशन गलत जा रही होती है, क्या चल रहा था। इन सब चीज़ों को एनालाइज करिए। इससे आपको इरिटेशन भी होगी। शुरू में जब आप ये करोगे ना तो ये लगेगा क्या है यार, दे लिया मॉक टेस्ट, छोड़ो। नहीं, उसको करिए। शुरू में इरिटेशन होगी, होने दीजिए, कोई इशू नहीं है ना। तो और इसका पता है फ़ायदा क्या मिलता है। जैसे इस साल मेरा 8 मई को इंटरव्यू था, 28 मई की प्रीलिम्स थी, है ना, और 20 दिन थे मेरे पास। उनमें 5-6 दिन तो रिजल्ट के ख़राब हो गए। पहले 2 दिन तो दो ऐसे उसमें वो इंतज़ार में निकाल दिए, फिर वो 2-3 खुशी में निकल गए। मेरे साथ में एमए फाइनल की एग्ज़ाम चल रही हैं, तो 4 एग्ज़ाम थी, उनमें वेस्ट हो गए। तो मेरे पास प्रीलिम्स के लिए टाइम बचा ही नहीं था। तो इस बार प्रीलिम्स जब देने गए तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि इस बार कुछ नहीं किया है, जो पहले किया है उसके बेसिस पे प्रीलिम्स निकालना है ना। बस खुद को रिलैक्स रखना है। और पेपर थोड़ा ट्रिकी था, है ना, लेकिन खुद को रिलैक्स रखा और मेरा प्रीलिम्स बहुत अच्छे से निकल रहा है ना। लेकिन वो उस टाइम मॉक टेस्ट दिए हुए थे, मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए हैं। वो नंबर मैं बताऊंगा नहीं, आप बोलोगे फेंक रहा फालतू में, लेकिन बहुत दिए, जितने दे सकता था उतने सारे दिए। उनका एनालिसिस भी अच्छे से किया। तो पहला प्रीलिम्स मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 में था, वो मेरा पहला प्रीलिम्स निकल गया, फिर बहुत अच्छे नंबरों से निकल गया। मेंस के लिए मेरी अप्रोच अच्छी थी,
और अच्छा गया, लेकिन कहीं मिस गाइड हो गया था। मैं उसको ऑप्शनल को लेकर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, तो ऐसे ही कर ली, उसने भी मेरे को ऐसे ही करा दी, है ना, तो लटक गया मैं वहाँ पे। तो मेरी मेंस रह गई थी 14 नंबर से फर्स्ट अटैम्प पे। तो पर उसको थोड़ा तो हुआ कि ठीक है यार हो जाती, पर ये था कि चलो कोई बात नहीं, पहला अटैम्प था और अच्छा गया। फिर ये दूसरा अटैम्प्ट था जिसमें आपके सामने है ही 628 रैंक है मेरी, और अच्छा गया। इस बार फिर से दे रहे हैं, देखते हैं इम्प्रूव होता है कि नहीं होता है ना। तो ये जर्नी थी। बाकी आप ऐसा कभी कोई ऐसा मत सोचिए कि मेरे कम नंबर हैं तो मैं आईएएस या फिर आईपीएस बन पाऊँ या नहीं बन पाऊँ, मेरे कोई ब्रेक है तो बन पाऊँ या नहीं बन पाऊँ। मेरे नंबर भी कम है, मेरे साफ साफ 3 साल का ब्रेक भी है, पहले भी कोई खास पढ़ाई में कोई मन था ही नहीं, है ना। पहले भी मज़े ही किए स्कूल में, ऐसे ही मतलब निकाला। पर जो करियर था उसके लिए सीरियस था, ऐसा नहीं था कि मैं फालतू घूम रहा था। जो करियर था उसके लिए सीरियस था। तो एक सीरियसनेस, डिसिप्लिन वगैरह बहुत काम आते हैं। अब बात रही प्रिपरेशन की, तो आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। प्रिपरेशन में देखिए, एक तो डिसिप्लिन बहुत काम आएगा, मतलब डिसिप्लिन आपको चाहिए ही चाहिए। इस एग्ज़ाम में दिन में आपको 4-5 घंटे तो करंट अफेयर्स को देने पड़ रहे हैं, है ना। और अगर आप वो डेली नहीं दोगे तो फिर वो पाइलअप होता जाएगा, फिर आप वो फोमो फील करोगे। डेफिनेशन तो नहीं पता मेरे को, फील आउट, मिसिंग आउट, ऐसा कुछ होता है ना, हाँ वही। तो मतलब मिस आउट फील करोगे। तो एक तो डिसिप्लिन बहुत मस्ट है। आप शादी ब्याह छोड़ दीजिए, है ना, आपके बिना भी होते रहेंगे, जाओगे तो आपकी नहीं होगी, है ना। तो इससे अच्छा एक बार छोड़ ही देते हैं। और कोई नाराज़ हो रहा है तो होने दीजिए। जिस दिन इस लिस्ट में नाम आ गया ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो जो नाराज़ हुए हुए थे ना, उनके सबके अपने पास फ़ोन आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, और वो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे बस दिल से दिल मिले हुए हैं, है ना। तो छोड़िए शादी ब्याह, कुछ नहीं पड़ा है ना। और जिस दिन इस लिस्ट में नाम आएगा ना, आपको लगेगा कि वर्थ इट था, है ना। कुछ कोई वो नहीं है कि कुछ मिस हो गया, जाने दीजिए। साल 1.5 साल की बात है, 1.5 साल आप अच्छे से करिए, फोकस रहिए। तो डिसिप्लिन की ये बात थी। और कोई किसी को टाइट शेड्यूल में पढ़ना अच्छा लगता है कि मेरे को 4 बजे उठना है, 4 से इतने बजे पढ़ना है, वो सबकी अलग अलग अप्रोच होती है। मेरे को ऐसा लगता नहीं था। तो मेरे को जब सोना होता था मैं सोता था, उठना होता था, बस एक था कि मैं सोता 6 घंटे से ज़्यादा का ये था कि मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोऊंगा। तो ये एक रिजिडिटी रखी। बाकी जब मन किया तब सो लिए, बस दिन के 6 घंटे गिन के रखता था, है ना। बाकी एक स्ट्रेटजाइज करिए खुद को लेकर कि मुझे कब तक क्या करना है। किसी को दिन में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने की आदत होती है, मुझे एक ही साथ पढ़ने की थी, वही अच्छा लगता था तो मैं एक साथ पढ़ता था। लेकिन स्ट्रेटजाइज करिए। एक सिलेबस को और इसको देखकर डरिए मत कि इतना बड़ा सिलेबस है, वो इतना बड़ा देखो ही मत, है ना। वो आज क्या करना है उस पर फोकस करो, है ना, और वो कंप्लीट करो ही करो। वो अगर नहीं करते हो तो खुद के लिए कोई सेल्फ पनिशमेंट भी रखिए, वो भी करिए, है ना। और वो डेली के टारगेट्स पूरे करिए, है ना। और वो टारगेट्स ऐसे रखना कि वो जो एक बड़ा टारगेट रखा है वो उसके कंपेटेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे रखने लग जाओ, फिर वो लास्ट में पता चले कि हो ही नहीं रही चीज़ें। तो डेली के टारगेट्स रखिए, है ना, उनको अचीव करिए ही करिए, उसमें कोई कंडीशन कॉम्प्रोमाइज़ रखिए ही मत। घर वाले हैं, घर वालों को समझाइए। जिसके घर पे अच्छा माहौल है, घर पे पढ़ाई करिए, कोचिंग से जो भी हो रहा है उसका रिवीजन करिए, है ना। एक रिवीजन भी मस्ट है ना। वो कब करते हो वो यार अलग अलग लोगों की अलग अलग कंफर्ट होता है कि कब रिवीजन करना अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि वो हर 7वें दिन रिवीजन करो और ये सब, तो मैं वो नहीं पड़ा उस झंझट में। मेरा अलग अप्रोच थी इसको लेकर, तो वो मैं आपको नहीं बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सबकी अलग अलग अप्रोच है। और एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि खुद का कंफर्ट लेवल ढूंढिए, है ना। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ सब कुछ सूट होगा ही होगा, है ना। तो जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लगे ना, जो अभी संदीप भी बताएंगे, जो भी कि भी ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, वो एक अंदर से फील होता है ना कि यार हाँ ये सही बात बताई, वो खुद के लिए भी सही होती है। तो सिर्फ वो चीज़ अडोप्ट करिए, बाकी चीज़ छोड़िए। प्रिपरेशन में जहाँ आपको कंफर्ट लेवल फील हो रहा है बस उस चीज़ के साथ जाइए, किसी रिजिडिटी के साथ मत जाइए कि नहीं मेरे को तो ये चीज़ पढ़नी है, उसने बोला था तो ये ही करूँगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को निकालिए, खुद का कंफर्ट लेवल ढूंढिए, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सिर्फ आपकी होगी। कोई आपको कुछ नहीं बता सकता। सबके बैकग्राउंड अलग अलग हैं, सबके इको जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम रह रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके अलग अलग हैं, है ना। तो कोई आपको नहीं बता सकता कि आपको ये करोगे तो आप ये हो जाएगा। इसलिए कंफर्ट लेवल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है कि आपने एक दिन पेपर जाके देखे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, है ना, रिजल्ट आ जाएगा। ये एग्ज़ाम ही लंबा है। अब प्रीलिम्स दी है, अब हमारा इंटरव्यू होगा, जब तक ये कब तक होगा, मार्च तक तो चला ही जाएगा, रिजल्ट आएगा, तब तक झूलना ही झूलना है इसी में, है ना।
तो एग्ज़ाम बहुत लंबा है, स्ट्रेस जनरेट करता है। तो जब तक अगर आप जो उस प्रोसीजर के साथ ही आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, वो प्रोसीजर ही आपका खुद का नहीं होगा, तो आप ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट होगे, स्ट्रेस जनरेट होगा, फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, है ना। तो अपना कंफर्ट लेवल ढूंढिए कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, तो पढ़ती हूँ या फिर पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, कितने घंटे पढ़ती हूँ पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है। साथ में अपने फैमिली से कनेक्टेड रहिए, कुछ क्वालिटी दोस्त रखिए, एक दो दोस्त रखिए, है ना। फालतू के डिस्टर्बेंसेस से बचिए, है ना। स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो टाइम चला जाता है, ऐसी चीज़ों से बचिए थोड़ा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में भी होंगे, है ना। तो ये चीज़ें जब पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं ना तो बहुत अच्छा डालती हैं, है ना। आप मोबाइल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। डेली के करंट अफेयर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू के लिए मैंने 3 न्यूज़पेपर पढ़े, कोई बोलता है मैंने 25 पढ़े, कुछ पढ़ा नहीं है इनमें, है ना। मैंने एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें अच्छी चीज़ें उनको अच्छे से पढ़िए, वही न्यूज़ सब में आ रही हैं, है ना। तो न्यूज़पेपर को अच्छे से समझिए, चीज़ों को इंटरनलाइज करने की कोशिश करिए। शुरू में आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, वो आउट ऑफ द फोकस चीज़ें लगती हैं, पर थोड़े पता है ये पढ़ाई का काम कैसे निकल चलता है, ये ऐसे ट्री की तरह एक्सपेंड करता है। आज आप पढ़ोगे, उतना जितना टाइम दोगे उसमें आपको इतना सा समझ आएगा, है ना। और 10 दिन बाद में इतना, उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, और 1 महीने बाद में और ज़्यादा आएगा उसी टाइम में, क्योंकि ऐसे एक्सपेंड करती हैं ये, है ना। उल्टा ट्राइंगल को क्या बोलते हैं संदीप जी? हाँ, उल्टा ट्रायंगल समझ लो, ऐसे होता है ना। तो उस तरीके से एक्सपेंड होंगी, तो वो शुरू में आपको आउट ऑफ द फोकस लगेगा यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो उसको चलने दीजिए, धीरे धीरे चीज़ें लिंक करने लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल जियोपॉलिटिक्स आप पढ़ोगे, है ना। अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, आपको सब कुछ नया नया लग रहा होगा अगर आपने जिसने शुरू चालू किया है ना, कि ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे आप और पढ़ोगे कि अमेरिका में क्या इशू चल रहे हैं, है ना। आप अफ्रीका के बारे में पढ़ोगे, तो फिर अफ्रीका में मान लो आपने माली के बारे में पढ़ा, तो माली में जैसे वैगनर ग्रुप है जो रशिया का एक प्राइवेट आर्मी है जो यूक्रेन में वॉर लड़ रही है, वो माली में भी इंटरफेयर करती है, उसका सूडान में भी इंटरफेरेंस है। तो देखो, और सूडान में इंटरफेरेंस है क्योंकि वेस्टर्न सूडान में कोई सोने की माइंस हैं, गोल्ड माइंस, तो उसके भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है ना। तो डेली चीज़ें पढ़ोगे, कुछ चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो शुरू में पढ़ा तब वैगनर ग्रुप ही पता था कि हाँ एक वो थी, फिर पता चला वो यूक्रेन में इंटरफेयर कर रहा है, फिर और पढ़ा कि हाँ सूडान में माइंस है तो माइन से कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो उसका सूडान में भी इंटरफेरेंस है, अभी सूडान में डिस्टर्बेंस थी उसमें भी उसका हाथ था, फिर माली का भी पढ़ोगे। तो ऐसे चीज़ें एक्सपेंड होंगी, कनेक्ट होंगी, और जब वो कनेक्ट होने लग जाएंगे ना, उस दिन फिर आपको धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट आने लग जाएगा, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, सब कुछ चेंज आएगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ आप बात करोगे तो आपकी बात करने का तरीका चेंज होगा, है ना। सामने वाले से बात करो, वो भी सोचेगा कि यार इस बात तो आदमी से ठीक कर रहे, पहले तो ऐसे ही घूम रहे थे, है ना। तो अच्छा लगेगा। अच्छे से पढ़िए, इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, चीज़ों को इंटरनलाइज करने की कोशिश करिए। रटने का तो देखिए कोई स्कोप है ही नहीं इस एग्ज़ाम में, रटने बैठोगे ना तो वो फाइल ओवरफ्लो हो जाएगी आपके, है ना। तो कोई मतलब नहीं, अच्छे से इंटरनलाइज करिए। सब्जेक्ट्स हैं, पहले अपने बेसिक्स पर काम कर लीजिए। अभी आपके बेसिक्स चल रहे होंगे, एनसीईआरटी चल रही है ना। हाँ, एनसीईआरटी को पढ़िए, है ना। पर वो एनसीईआरटी ही सब कुछ नहीं है। बहुत लोग हाईलाइट कर देते हैं कि एनसीईआरटी सब कुछ है, एनसीईआरटी सब कुछ नहीं है ना। वो बेसिक है, उसको पढ़िए, उसको समझिए। एनसीईआरटी में कई किताबें ज़रूर बहुत, जैसे जियोग्राफी आप एनसीईआरटी से कर सकते हो पूरी, है ना। एक तो जियोग्राफी की 11th क्लास की बुक है वो नीली नीली, है ना, फंडामेंटल्स वाली, हाँ वो बड़ी खतरनाक सी बुक है, तो उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, टाइम देकर पढ़िएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, है ना। तो अपने बेसिक्स पर काम करिए। जिस दिन आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे ना किसी चीज़ को लेकर, बेसिक्स इन द सेंस कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज़ पूछी तो वो बेसिक है, उसमें आप हाथ खड़े नहीं कर सकते कि भाई मेरे को नहीं पता, है ना। वो आनी चाहिए आपको। जिस दिन बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आप मान के चलिए हर एग्ज़ाम में एग्जामिनर इतने बेसिक्स से देता है कि बच्चे की एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। वो जब वो डराने वाली चमकाने वाली चीज़ें आती हैं ना, वो उतनी आती हैं जो बच्चे पेपर देखकर घबरा जाते हैं, है ना। फिर वो बेसिक्स भूल जाते हैं, तब पेपर पास नहीं होता है। वो लगभग किसी को नहीं आती हैं, कोई टॉपर है उसको भी नहीं आती हैं, किसी को नहीं आती हैं, तो वो सिर्फ डराने के लिए होती हैं। तो अपने बेसिक्स पर काम करिए, अपने बेसिक्स को होल्ड करके रखिए, ताकि कोई भी पेपर में जाके बैठो आपको इतनी चीज़ें उस पेपर में मिल जाएंगी कि आप आराम से वो कर सकते हो, पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। और देखिए स्ट्रेस जनरेट होगा इस जर्नी में, है ना। कभी इरिटेशन होती है, कभी डेली पढ़ना उससे भी होता है। तो कुछ अपने फैमिली से कनेक्टेड रहिए, और जैसा मैंने बताया कुछ अच्छे दोस्त रखिए, है ना। और कोई किसी की ज़िंदगी में कोई इंसान है अच्छा सा, तो अगर अच्छा है तो संभाल के रखिए, और अच्छा नहीं है तो थोड़े दिन का ब्रेक ले लीजिए। अगर अच्छा इंसान होगा
तो बहुत साथ देगा आपका, बहुत मदद मिलती है ना। तो और अगर नहीं है, कोई मज़े लेने वाले हैं तो एक बार थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, नहीं मज़े मज़े में ये 2-3 साल के मज़े हैं, फिर गड़बड़ी होनी है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं हम हल्का सा, कि जितना सोशल इंटरफेरेंस पहले चल रहा होता है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न एक ये भी है, देखो हमारी सोसाइटी में क्या है, बहुत ही रिजिड सोसाइटी है, बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, और बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, है ना। तो वो जब चीज़ों से आप कनेक्टेड रहोगे ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनलाइज होती हैं हमारे अंदर भी, और फिर वो एग्ज़ाम में भी रिफ्लेक्ट होती हैं, है ना। हम पहले शुरू में सोचते हैं कि मैं तो इतना स्मार्ट हुई या फिर हुई कि मैं तो ये छुपा लूँगी, छुपता कुछ नहीं है, वो सब देख लेते हैं, है ना। एग्ज़ाम में अपने आप चीज़ें, एक पता है मेंस में इतना सोचने का किसी के पास टाइम होता ही नहीं है ना। मेंस में आपके पास जो चीज़ ऑलरेडी है आप वो ही लिख सकते हो। ऐसा मेंस में बैठकर कोई भी ऐसा मत सोचना मैंने 2 टाइम में 2 मेंस लिखी हैं, आप कुछ नया नहीं कर सकते हो मेंस में। आपने जो पहले पढ़ाई करी होगी, जो प्रिपरेशन करी होगी, वो ही मेंस में रिफ्लेक्ट होगा, जो आपके दिमाग में होगा। और इतना दिमाग को सोचने का टाइम नहीं होता है कि हम नई चीज़ें बना पाएँ मेंस में। तो जो आपके दिमाग में होगा, अगर दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें भर के जाओगे ना, तो उल्टी सीधी वहाँ पे आएंगी और फिर नंबर भी उल्टे सीधे आएंगे, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, फालतू के इंटरेक्शंस में मत एंटर करिए, नेगेटिव लोगों से बच कर रहिए, है ना। और काम रखिए, कंपोज रखिए, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, प्रोसेस में इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना मज़ा आएगा। सिर्फ आप वो एक पोस्ट देखकर बैठे हो कि भाई मैं एग्ज़ाम देने बैठूं, तो आपको इरिटेशन होगी। इस प्रोसेस को एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान बनकर पक्का निकलोगे इस प्रोसेस से, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। बाकी क्या बचा, मेंस राइटिंग वगैरह, आंसर राइटिंग वगैरह। आंसर राइटिंग देखिए जितना जल्दी हो सके चालू कर दीजिएगा। अभी आप एनसीईआरटी कर रहे हो, है ना, शुरू में वो आपको एक क्वेश्चन करने में 20 मिनट आधा घंटा भी लगेगा, लगने दीजिए, कोई इशू नहीं है, सबको लगता है, सबके साथ यही हो रहा है। लेकिन उससे कई बार क्या है, हमारे अंदर इनर्शिया जनरेट होने लग जाता है कि यार ओहो मेरे को तो इतना टाइम लग गया है, तो अब ये करता हूँ या फिर करती हूँ कि मैं ये टॉपिक सारे कंप्लीट करती हूँ, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगी। हो सकता है किसी को स्ट्रेटजी अच्छी लगे, ये वो अपनी सोचेगा, लेकिन मेरा एडवाइस ये रहेगी कि शुरू एक लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। आंसर धीरे धीरे, डेली कुछ ना कुछ चेंज होगा, डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव होगा ही होगा। तो आप जितना जल्दी चालू करोगे वो इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा, है ना। कम आएगा लेकिन आएगा, और वो बाद में चालू करोगे उससे तो आप कुछ स्टेप्स आगे ही खड़े रहोगे। तो रूडिमेंट्री लेवल पर करते रहिए, लेकिन करना चालू कर दीजिए अभी, है ना। बाद में आगे जब आपकी एनसीईआरटी हो जाए तब आंसर राइटिंग सीरियसली लेने चालू कर देना, ताकि फिर जब आप वो करो, एडवांस बुक्स पढ़ो, तो उसको और इंटरनलाइज करके और उस आंसर्स को क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। तो थोड़ा आंसर राइटिंग देखना चालू कर दीजिए। शुरू में जितना टाइम लगे कुछ भी करिए, उसको इनर्शिया जनरेट मत करने देना कि ओहो मेरे को इतना टाइम लग रहा है, मेरे को तो आ ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मत आने दीजिए, किसी को नहीं आता है शुरू में, है ना। तो सब इसी स्टेट में होते हैं, सब इसी स्टेट में हैं अभी भी, तो आराम से उसको शुरू करिए, रिलैक्स रहिए। नहीं आ रहा है मत आने दीजिए, अगला क्वेश्चन कर लीजिए, वही तो थोड़ी मेंस में आ रहा है कि वही करके जाऊंगा तभी पास होगी, है ना। दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा, है ना। तो आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, अच्छा रहेगा। राइटिंग पर काम करिए, स्ट्रक्चर देखिएगा, है ना, और क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। अपने आंसर्स को एनालाइज करिए, जो मॉडल आंसर्स मिलते हैं कोचिंग की तरफ से उनसे उनको मैच करिए। मैच करके ऐसा नहीं होता है कि सेम टू सेम वैसा आंसर होगा, नहीं होता है, पर ऐसे देखिए कि इस आंसर, उस जो मॉडल आंसर आपको मिला है वो कैसे स्टेटमेंट्स को रख रहा है अपने, है ना, कैसे स्ट्रक्चर कर रहा है और कैसे अपने स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ देखिए इस एग्ज़ाम में आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा हर चीज़ का। आप कोई भी चीज़ क्लेम कर रहे हो, हमारी गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि भाई हमारी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है ना। गवर्नमेंट बोल रही है, डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है, लेकिन आपको जस्टिफाई एग्जाम में बैठकर करना पड़ेगा कि मैं ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स कोट कर रहा हूँ, तो कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ, नीति आयोग का डाटा है या फिर एनएसओ का डाटा है, किसका डाटा है, आपको उसको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। यही चीज़ इंटरव्यू में भी होती है। इंटरव्यू में आपको हर चीज़ ऑनेस्टली बतानी पड़ेगी। देखो हम ऑनेस्ट होंगे कि नहीं होंगे उनको पता चल जाता है ना। इंटरव्यू में डर गए उनको पता चल जाता है, और फिर वो डराने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। ये बात भी मैं एक बात बताऊँ आपको, बोलते हैं कि वहाँ बहुत पोलाइट माहौल होता है, सारे बोर्ड भी पोलाइट नहीं है। जैसे अब एक बोर्ड बनता है समिता नागराज मैडम का, वो मैडम का ओरा ही ऐसा है कि उनको देखकर आप वैसे ही डर जाओगे, है ना। और डिफेंस बैकग्राउंड और वो बात भी इसी तरीके से करते हैं।
बाकी बोर्ड हैं जैसे सत्यावती मैडम थे इतने दिन, तो वो बहुत पोलाइट रहते थे, वो बच्चों को पैम्पर करने की कोशिश करते थे, नागराज मैडम नहीं करते हैं। तो ये बात भी एकदम सही नहीं है कि इंटरव्यू में आपको डरने को मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, है ना। पर अच्छा इंटरव्यू भी अच्छा रहता है, अच्छा डिस्कशन की तरह चलता है। वो कई बार आ जाते हैं ना फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, वैसा नहीं होता है कुछ भी, है ना। तो इंटरव्यू की भी हमेशा हर चीज़ को आगे तक का ध्यान में लेकर चलिए, ताकि ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो मेंस समझ नहीं है, और मेंस क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू समझ में नहीं है। सब चीज़ों को ध्यान में लेकर चलिए। अभी आप प्रीलिम्स 2022 में दोगे सारे, 2024 में, है ना। हाँ, तो अभी जो भी टाइम पीरियड है ना, इस टाइम का एक शेड्यूल बनाइए, है ना। और वो शादी ब्याह वगैरह, होली, दिवाली, ईद, वो सब निकालिए एक बार बीच में से, है ना। और जो जितने दिन हैं उनका अच्छा सा शेड्यूल बनाइए। ये 1.5 साल आप यूटिलाइज़ कर लीजिए, आपको वर्थ इट फील होगा। जिस दिन उस लिस्ट में नाम आ जाएगा ना कहीं भी, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये स्ट्रेटजी हो गई। और बताइए, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मार्क्स तो देखिए, 1 साल का बीच में गैप आ गया, उस 1 साल में मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाई करी। 1 साल तो का तो क्या था यार, जनवरी में मेंस था। गलती यार देखिए, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते हो। जैसे पहले मेंस में कहीं मेरे आंसर के स्ट्रक्चर्स में कमी थी, कहीं मैंने एग्जांपल्स डालने में कमी करी, है ना। और एथिक्स का पेपर होता है, वो बहुत ऐसे सब्जेक्टिव पेपर है ना। तो उसमें आप हर कभी जितना आप करोगे उतनी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। ऑप्शनल का पेपर है, उसमें आप जितना काम कर सकते हो। जैसे पिछली बार मैंने कोई गलत टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, तो उस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया। टेस्ट में मेरे 150 नंबर दे रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ही हूँ फिर तो, और कोई है ही नहीं, है ना। 150 आ रहे हैं तो, है ना। और लास्ट में जाके पता चला कि ये तो नंबर गलत दे रहे हैं। और फिर वहाँ जाके मेरे नंबर आए दोनों ऑप्शनल के पेपर में 200 और कोई 10 के आसपास, है ना। तो एक तो वो वहाँ गड़बड़ हो गई। अब जैसे फिर इस बार मैंने स्ट्रेटजी चेंज करी, कैसे ऑप्शनल के आंसर, ऑप्शनल के क्वेश्चंस आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे जीएस में मिलते हैं जनरली, लेकिन उनको अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सा चेंज रखना पड़ता है। हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हम जर्नलिस्टिक अप्रोच से उसको आंसर नहीं कर सकते, है ना। तो थ्योरीज हो गई, आपको बहुत सारी स्टडीज़ कोट करनी पड़ती हैं, खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है, अलग लेवल पर जाके जस्टिफाई करना पड़ता है। आप सिर्फ कोई अब दहेज प्रथा या फिर जैसे वो घूंघट प्रथा, इनको कोट नहीं कर सकते। जैसे मेरा सोशियोलॉजी है, उसको आपको बहुत अच्छे से उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा उस आंसर में, कि दहेज प्रथा मैंने कोट किया है तो किस बेसिस पे किया है, उसका क्या हो रहा है। तो और स्पेसिफाई होना पड़ता है ऑप्शनल में। तो इस बार मेरे 275 के आसपास नंबर हैं, 270-75 के आसपास ऑप्शनल में, है ना। तो वो छोटी छोटी वो बाद में इंप्रूव आने लग जाते हैं। वो पर वो जो पहला मेंस था, चाहे पास ना हुआ हो, लेकिन उसने अच्छा बेस तैयार किया मेरे लिए, है ना। और अच्छा गया वो बहुत। बैठने वाली आदत की बात यार ये है कि एक डिसिप्लिन अच्छा था। मतलब जब खेलते थे ना, तो वो एक डिसिप्लिन वो बहुत काम में आया मेरे को, कि अभी ये करना है ना। और जो ट्रांजिशन होता है, फैमिली का बहुत साथ होता है, देखो, है ना। फैमिली ने मेरे पहले भी बहुत साथ दिया है। मतलब वो उनको खुद को पढ़ाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरी फैमिली में, तो वो ठीक है कि जो कर रहा है सब करने दीजिए। बस उन्होंने यही बोला मेरी मम्मी ने कि अच्छे से करना जो करो। तो जब पढ़ना था, वो देखिए करियर को आप सीरियसली लेने लग जाते हो ना, तो अपने आप टेंशन होती है। और वो टेंशन होती है ना, वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती। आप टेंशन को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। तो करियर की टेंशन थी, तो अपने आप सोचोगे कि ठीक है यार, कुछ तो करना है ना ज़िंदगी में, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और जितनी आसान हमें बचपन में लाइफ दिखती है ना, देखो वैसी होती नहीं है ना। तो करियर को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, सीरियसली लोगे तब सब सही है, नहीं तो बाद में कोई पूछता ही नहीं है। हमारी इंडिया में पॉपुलेशन ऐसे ही बहुत है, और बढ़ती जा रही है, तो रुक ही नहीं रहा। तो ध्यान रखिए, है ना। कंपटीशन है, करियर को स्टेबलाइज करना है, तो थोड़ा सा सीरियस होइए। और ये 1.5-2 साल है सीरियस होने के।